Hello, welcome you all to this video. You are most welcome. This is the second part of that chapter which we were discussing yesterday. It was about the key elements, special features. ये सब था प्रियम्बल के बारे में कि प्रियम्बल के क्या क्या की फीचर्स होते हैं, इस सब के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे, जिसके बारे में हमने जाना कि कौन कौन से वर्ड्स हैं, सॉवरेन क्या होता है, व्हाट डज इट स्टैंड फॉर, किस लिए रेफ़र किया जाता है, सोशलिस्ट क्या होता है, डेमोक्रेटिक क्या है और रिपब्लिक का मीनिंग क्या है, इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस किया था। आज हम एक नेक्स्ट टर्म के बारे में आज डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज़ जस्टिस, जिसके बारे में प्रियम्बल के अंदर मेंशन किया गया है। तो व्हाट डज जस्टिस सिंबलाइज फॉर, क्या मीनिंग है इस जस्टिस का अपने कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल के अंदर। अकॉर्डिंग टू सेलमन, अगर सेलमन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो जस्टिस का मीनिंग होता है कि प्रोवाइड एवरीवन हिज शेयर, हर किसी इंसान को उसका शेयर प्रोवाइड करना, ये अपने आप में जस्टिस है। ये स्टेटमेंट मेरा नहीं, स्टेटमेंट है सेलमन का। हुज स्टेटमेंट इज दिस? सेलमन का स्टेटमेंट है कि हर किसी व्यक्ति को इक्वल शेयर मिलना चाहिए। जबकि प्लेटो कुछ अलग ही तरीके से जस्टिस को डिफाइन करते हैं। उनका मीनिंग है कि जस्टिस इज क्वालिटी, अपने आप में जस्टिस एक क्वालिटी है। सिंपल शब्द में बोला जाए तो मीनिंग ऑफ जस्टिस इज टू डिस्चार्ज वंस ड्यूटीज ऑनेस्टली, किसी भी व्यक्ति की ड्यूटीज़ को ऑनेस्टली डिस्चार्ज किया जाना, उसमें इंटरफेयर नहीं किया जाना अदर एक्शंस में, दैट इज कॉल्ड जस्टिस। इसको जस्टिस कहा गया है अकॉर्डिंग टू प्लेटो। सो जस्टिस इज कंसर्न विद ह्यूमन वेलफेयर, यहाँ जस्टिस को ह्यूमन वेलफेयर के साथ कंसर्न किया गया है। बात करते हैं कि पॉलिटिकल डायमेंशंस क्या हैं जस्टिस को लेकर, पॉलिटिक्स किस तरीके की जस्टिस की बात करती है। देखिए, नोबडी शुड बी डिनाइड ऑफ पॉलिटिकल राइट्स, किसी भी इंसान को उसका पॉलिटिकल राइट के बारे में डिनाई नहीं किया जाए। राइट टू वोट होना चाहिए उस व्यक्ति के पास। टू प्रोवाइड इक्वल पॉलिटिकल राइट्स, व्यक्ति के पास इक्वल रूप से पॉलिटिकल राइट्स होने चाहिए, दैट इज़ पॉलिटिकल जस्टिस। पॉलिटिक्स की कंडीशन में पॉलिटिकल जस्टिस ये कहलाता है। कंडीशंस नेसेसरी जिनको इंश्योर किया जाना जरूरी है वो है यूएएफ, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, राइट टू कॉन्टेस्ट इन इलेक्शंस, इलेक्शंस के अंदर कॉन्टेस्ट करने के लिए राइट होना, राइट टू क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की क्रिटिसाइजिंग करने के लिए हमारे पास राइट होना, राइट टू फॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टीज को फॉर्म करने का राइट, एंड राइट टू प्रोटेस्ट। ये सारी चीज़ें पॉलिटिकल राइट्स में आती हैं। मतलब अकॉर्डिंग टू जस्टिस देयर इज द टर्म पॉलिटिकल जस्टिस। पॉलिटिकल जस्टिस इज रेफर्ड टू बी गिवन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, राइट टू कॉन्टेस्ट इलेक्शंस, राइट टू क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट एंड राइट टू फॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज, राइट टू प्रोटेस्ट, गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट करना, उसकी नीतियों के खिलाफ प्रोटेस्ट करना, पॉलिटिकल पार्टीज़ का बनाना, सरकार की क्रिटिसाइजिंग करना, इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना और वोटिंग का राइट रखना, ये सारी चीज़ें पॉलिटिकल राइट्स कहलाती हैं। मतलब अगर आप प्रियम्बल के अंदर देखें तो प्रियम्बल में क्लियरली इस जस्टिस को 3 तरीके से डिवाइड किया गया है, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। किस तरीके की जस्टिस को डिफाइन किया गया है? तो जस्टिस को प्रियम्बल के अंदर सोशल जस्टिस, इकोनॉमिकल जस्टिस और इसके अलावा सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक पॉलिटिकल जस्टिस, तीनों की बात की गई है हमारे प्रियम्बल के अंदर। जब जस्टिस की बात की जाती है, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस और पॉलिटिकल जस्टिस, तीनों ही चीज़ें शामिल होती हैं। कहने का मतलब इन सब की सुरक्षा, इन सब की सिक्योरिटी हमारे फंडामेंटल जो मौलिक अधिकार हैं, ठीक है, वो इसके अलावा नीति निर्देशक सिद्धांत जिनको डीपीएसपी बोलते हैं, इन सब के मामले से न्याय सुनिश्चित किया जाता है। न्याय को कैसे मतलब एक तरीके से सुनिश्चित किया जाता है, तो इन सब के माध्यम से जो हमारे पास डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, सेकंड चीज़ है हमारे पास फंडामेंटल राइट्स, तो ये सारी चीज़ें न्याय को एक तरीके से इंश्योर करते हैं, इंश्योर करने का काम करते हैं। तो सामाजिक न्याय क्या है? सबसे पहले जानते हैं कि सोशल जस्टिस क्या है। सोशल जस्टिस का मतलब है हर व्यक्ति के साथ, किसी भी जाति का हो, किस कलर का हो, किसी भी जेंडर से बिलोंग करता हो, किसी भी रिलीजन से बिलोंग करता हो, लेकिन ऐसे व्यक्ति के साथ बिना किसी भेदभाव के उसको समान व्यवहार किया जाए। मतलब समाज में किसी भी विशेष वर्ग के लिए विशेष अधिकार नहीं है। इसका मीनिंग दिस इज सोशल, ये सोशल जस्टिस कहलाएगा। मतलब जो हम अनुसूचित जाति या जनजाति की बात करते हैं, शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट की बात करते हैं, या अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी जो होता है, महिलाएं की बात करते हैं, विमेन की बात करते हैं, जिनमें रिजर्वेशन की बात की जाती है, वो उनकी स्थिति में सुधार के लिए है।
कि उनके साथ जो पास्ट के टाइम में जो डिस्क्रिमिनेशन हुआ है उस डिस्क्रिमिनेशन से उनको एक सेम लेवल पर ला दिया जाए, इसलिए हम इस तरीके की रिजर्वेशन की पॉलिसीज़ की बात करते हैं। बाय द वे, सोशल जस्टिस का सिंपल सा मीनिंग होता है कि जहाँ पर किसी भी व्यक्ति के साथ डिस्क्रिमिनेशन ना हो किसी भी बैकग्राउंड में, बस सिंपली उस व्यक्ति को पूरे तरीके से समान व्यवहार किया जाए, किसी भी तरीके का एक विशेष वर्ग, कोई स्पेशल कम्युनिटी के लिए आप एडवांटेज ना दें। अगर आप कहते हैं कि वीमेंस के लिए, एससी के लिए, एसटी के लिए, ओबीसी के लिए रिजर्वेशन है, तो दिस इज़ टू मेक देम ऑन देयर इक्वल लेवल, ये उनको एक इक्वल लेवल पर लाने के लिए किया जा रहा है। सेकेंड बात, इकोनॉमिक क्या होता है, किस चीज़ को हम इकोनॉमिक जस्टिस बोलते हैं? तो इकोनॉमिक जस्टिस का सिंपल सा मीनिंग होता है कि आर्थिक कारणों की वजह से किसी भी व्यक्ति से भेदभाव नहीं हो सकता। सपोज कोई एक पुअर बैकग्राउंड का व्यक्ति है और दूसरा एक रिच बैकग्राउंड से बिलोंग करता है, तो उन दोनों के बीच में किसी भी तरीके का कोई एक्सप्लॉयटेशन, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। मतलब कितनी संपदा है, कितनी प्रॉपर्टी है, कितनी उसकी इनकम है, इन सब चीज़ों को एक साइड रखिए और इसके अलावा कोई भी व्यक्ति इस तरीके से डिस्क्रिमिनेट नहीं होगा। यही चीज़ आपकी इकोनॉमिक जस्टिस कहलाती है। पॉलिटिकल जस्टिस क्या होता है? जैसा कि मैंने आपको बताया, इसका सिंपल सा मीनिंग है हर व्यक्ति को पॉलिटिकल राइट्स इक्वली मिलेंगे। जैसे मैंने आपको बताया, यूनिवर्सल राइट ऑफ फ्रेंचाइजी, राइट टू कॉन्टेस्ट, राइट टू क्रिटिसाइज, राइट टू फॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज, राइट टू प्रोटेस्ट, ये सब जस्टिस का पार्ट है। तो ये होता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो प्रियम्बल है उसमें जस्टिस का मीनिंग इस तरीके से बताया गया है। फिर आगे बढ़ते हैं इंडिपेंडेंस वर्ड की ओर। इंडिपेंडेंस अपने आप में बहुत बड़ा मीनिंग रखता है, जिसको लोग सिंपल सा आज़ादी समझते हैं कि ये एक इंडिपेंडेंस है। बाय द वे, लिबर्टी और इंडिपेंडेंस दोनों वर्ड्स को लेकर हम समझेंगे क्या मीनिंग है। देखिए, इंडिपेंडेंस, आज़ादी, इसका सिंपल सा मतलब है, इस स्वतंत्रता का अर्थ क्या है? लोगों की जो गतिविधियां हैं, लोगों की जो मूवमेंट्स हैं, किसी भी प्रकार की उस पर रोक टोक ना हो, उस पर किसी भी तरीके का एक इंटरफेरेंस ना हो, ठीक है। तो इस तरीके से व्यक्ति के विकास के लिए अवसर प्रदान करना, उसको अपॉर्चुनिटी देना, ये अपने आप में इंडिपेंडेंस कहलाएगा। मतलब इंडिपेंडेंस अचीव्ड डज नॉट ओनली मीन अ फिजिकल फ्रीडम। इसका मीनिंग केवल फिजिकल फ्रीडम नहीं है कि वो व्यक्ति के पास अपनी फिजिकल फ्रीडम है। भाई, ये कॉलोनाइजेशन की फ्रीडम की बात नहीं की जा रही है, बट ऑल्सो ऐसी फ्रीडम की बात की जा रही है अपने पास, उसके पास स्पिरिचुअल फ्रीडम है, आध्यात्मिक, मेंटली फ्री है वो, तो ये भी अपने आप में फ्रीडम है। फ्रीडम, इंडिपेंडेंस अपने आप में बीइंग फ्री होना, किसी भी फॉरेन फोर्स का ना होना, ये सब फ्रीडम के मीनिंग होते हैं। इंडिपेंडेंस के ये सारे मीनिंग्स हैं, ठीक है। यहाँ पर अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी फ्रीडम मीन्स क्या है, इंडिपेंडेंस का मीनिंग क्या है? फ्रॉम बीइंग गवर्न और रूल्ड बाय अनदर कंट्री, अपने आप को किसी दूसरे कंट्री के द्वारा गवर्न होने से बचाना, किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा गवर्न होने से बचाना, और एबिलिटी टू लिव योर लाइफ, अपनी लाइफ को अपने तरीके से जीने की आज़ादी होना, ये सब अपने आप में इंडिपेंडेंस कहलाती है। बहरहाल, प्रस्तावना के अंदर, इस प्रियम्बल के अंदर जो मौलिक अधिकारों के जरिए अभिव्यक्ति करते हैं हम लोग, मतलब फंडामेंटल राइट्स के अकॉर्डिंग हमारे पास राइट टू स्पीच होता है, ठीक है, राइट टू रिलीजन, राइट टू इक्वलिटी, ये जो सारी चीज़ें होती हैं, तो फंडामेंटल राइट्स हमारी इंडिपेंडेंस को सुरक्षित करता है। किसके माध्यम से? फंडामेंटल राइट्स के माध्यम से। जैसा कि प्रस्तावना के अंदर, इस प्रियम्बल के अंदर ये बोला गया है कि भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था, इंडियन डेमोक्रेटिक जो पॉलिटिक्स है, ये पॉलिटिकल सिस्टम को सफलतापूर्वक चलाने के लिए इंडिपेंडेंस बहुत ज़रूरी है। मतलब इसकी ज़रूरत सबसे ज़्यादा है। हालांकि स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं है हर व्यक्ति को कुछ भी करने का लाइसेंस मिल गया हो कि जो चाहे वो करे, नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें कुछ इंटरवेंस भी हैं सरकार के, जैसे स्वतंत्रता के अधिकार का इस्तेमाल संविधान में जो लिखी हुई सीमाएँ हैं, जो लिमिटेशंस हैं, आप उनके अकॉर्डिंग ही यूज़ कर सकते हो। इस इंडिपेंडेंस का एक इटर्नल मीनिंग नहीं है, जिस आदमी का जो मना है वो करे, जिसका मन हुआ उसका मर्डर कर दिया, जिसका मनाया, ठीक है, वो काम करेगा। इसमें कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी हैं। मतलब हमारी प्रस्तावना के अंदर जो स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व जैसे वर्ड्स आए हैं, या कहूँ कि इंडिपेंडेंस, इक्वलिटी और जो फेडरलिज्म की बात की जाती है, फ्रेटर्निटी की बात की जाती है, उन सबको हम लोगों ने एक तरीके से फ्रांस की क्रांति से एडॉप्ट किया है। जो आपकी फ्रांस की फ्रेंच रिवॉल्यूशन आपने पढ़ा होगा 1789 टू 1799, उससे हमने काफ़ी सारी चीज़ों को गेन किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं इंडिपेंडेंस के बाद कि नेक्स्ट टर्म क्या है। दिस इज समता, जिसको इक्वलिटी कहा जाता है। किस तरीके की इक्वलिटी की बात की जा रही है? देखिए, इन कॉमन लैंग्वेज में अगर हम इक्वलिटी को जानने की कोशिश करें तो इक्वलिटी क्या होती है? इन कॉमन सेंस, इक्वलिटी मीन्स इक्वल इनकम, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी, नो डिस्क्रिमिनेशन, ये सारी चीज़ें
किसी भी व्यक्ति के अकॉर्डिंग इक्वलिटी हो सकती है। बेसिस ऑफ वंस इंटेलिजेंस, वंस ऑफ एबिलिटी, एजुकेशन और कमिटमेंट, इन सब चीज़ों को कोई भी इंसान इक्वलिटी के दायरे में रखता है। बाय द वे इक्वलिटी का मतलब है कि जो डिस्पैरिटीज़ हैं उनको ख़त्म कर देना, जो असमानता है उनको ख़त्म कर देना सोसाइटीज़ के अंदर, तो ये अपने आप में इक्वलिटीज़ है। ठीक है, तो यहाँ पर समता का अर्थ समाज के किसी भी वर्ग के लिए एक विशेष अधिकार नहीं है। मतलब सोसाइटी में अगर कोई भी कम्युनिटी को स्पेशल राइट्स दिए जाते हैं तो ये इक्वलिटी नहीं होगी। कहने का मतलब इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी एक सोशल ग्रुप को अलग से कोई भी विशेष अधिकार नहीं देता, ये अपने आप में समता कहलाती है। मतलब किसी भी तरीके का कोई भेदभाव नहीं है या किसी भी तरीके का कोई इंटरवेंशन नहीं है। ठीक है, तो जानते हैं ज़रा इसके बारे में और डिटेल में कि समता और क्या क्या मतलब होते हैं। मतलब इस तरीके से देखें कि जो इक्वलिटी की बात कर रहे हैं किस तरीके की इक्वलिटी की बात की जा रही है। तो देखिए इक्वलिटी में यहाँ पर संविधान के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हर नागरिक की जो एक सिचुएशन, जो कंडीशन है ना, उसमें ये ध्यान रखा जाता है कि अवसर की समानता होनी चाहिए। इक्वलिटी का मतलब राइट टू अपॉर्चुनिटी, हर किसी व्यक्ति को अपॉर्चुनिटीज इक्वल रूप से मिलनी चाहिए। तो इस उपबंध में समता के 3 आयाम हैं, 3 डायमेंशंस कौन कौन से हैं? एक सिटीजन, दूसरा पॉलिटिकल, एक मिनट, हाँ, इक्वलिटी के जरा डायमेंशन समझते हैं। डायमेंशंस ऑफ इक्वलिटी। डायमेंशन वन में आता है नागरिक, मतलब सिटीजन आता है। डायमेंशन 2 में राजनीतिक आता है, पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ, और तीसरा होता है आर्थिक, इकोनॉमिक। ये 3 डायमेंशंस हैं इक्वलिटी के। मतलब मौलिक अधिकार, जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं, वहाँ पर काफ़ी सारे प्रोविजंस हैं जो नागरिक को इक्वलिटी प्रोवाइड कराते हैं। जैसे हमने आर्टिकल 14 to 18 पढ़ा था। जैसे आर्टिकल 14 क्या कहता है कि आपके पास विधि के समक्ष समता है, मतलब इक्वलिटी टू लॉ। लॉ हमेशा हर इंसान के लिए बराबर है। ऐसे ही हम पढ़ते हैं आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 कहता है कि किसी भी व्यक्ति के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, उसके जाति को लेकर, उसके धर्म को लेकर, उसके जेंडर को लेकर, है ना, और उसके जन्म स्थान को लेकर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। आर्टिकल 16 ये बोलता है, सॉरी आर्टिकल 15। आर्टिकल 16 क्या कहता है? आर्टिकल 16 कहता है जितने भी पब्लिक हित में सब्जेक्ट्स होते हैं उसमें सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो आर्टिकल 16 ये बोलता है, जबकि आर्टिकल 17 बोलता है कि नो डिस्क्रिमिनेशन, कोई भी अस्पृश्यता नहीं होगी। आर्टिकल 18 उपाधियों का अंत, जो राजा महाराजा की जो उपाधियां चलती थीं, जमींदार और ये दार, ये सब दार, इन सब चीज़ों की उपाधियों का अंत हो जाएगा। तो आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक अगर आप एक बार फंडामेंटल राइट्स पढ़ लें तो बहुत ही आसान शब्दों में आपको इक्वलिटी समझ में आ जाएगी कि इक्वलिटी है क्या। इक्वलिटी है कि इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वलिटी अगेंस्ट द डिस्क्रिमिनेशन ऑफ रिलीजन, कास्ट, जेंडर्स, बर्थ प्लेस, एंड दिस इज इक्वलिटी टू अपॉर्चुनिटीज फॉर एवरीवन, इक्वलिटी अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, इक्वलिटी टू फॉरवर्ड द टाइटल्स। ये सब मतलब संविधान में ऐसे दो बंद हैं जहाँ पे पॉलिटिकल मामलों को एक तरीके से ऐसा लगता है कि सारी चीज़ों को सुनिश्चित करने की बात की जा रही है। पहली बात है कि धर्म, जाति वगैरह की बात करूँ, जेंडर की बात करूँ, तो इसके आधार पर किसी भी व्यक्ति को मतदाता सूची में शामिल होने से कोई हटा नहीं सकता। उसका कोई भी रिलीजियन हो, उसका कोई भी मतलब जाति हो, कोई भी कास्ट हो, किसी भी जेंडर से बिलोंग करता हो, इस आधार पर किसी भी व्यक्ति को वोटर लिस्ट में से नहीं हटाया जा सकता, बिकॉज इट इज़ फंडामेंटल राइट। सेकेंड बात बोलूँ कि जो आर्टिकल 325 बोलता है, दूसरी बात है कि लोकसभा में, मतलब जो आपका अपर हाउस और लोअर हाउस है, लोकसभा और राज्यसभा, उसमें लोकसभा की बात कर रहा हूँ मैं आपसे कि लोअर हाउस, इसके अलावा लेजिस्लेटिव असेंबली, इनमें वयस्क मत अधिकार का प्रावधान है। मतलब यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी एप्लीकेबल है अगर स्टेट के लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस होते हों, चाहे वो लोअर हाउस के लिए इलेक्शंस होते हों। तो यहाँ पर ये आर्टिकल 326 बोलता है, आर्टिकल 326 ये कहता है
कि इन इलेक्शंस में किसी भी व्यक्ति को वोट से वंचित नहीं किया जाएगा। जबकि जो आर्टिकल 325 था वो ये कहता है किसी भी व्यक्ति को उसके जेंडर के बेसिस पर, उसकी कास्ट या रिलीजन के बेसिस पर वोटर लिस्ट से हटाया नहीं जा सकता। तो ये आर्टिकल 325, 326 भी आपको इस बात की एश्योरिटी देते हैं कि आपके साथ इक्वलिटी है। अगर आप और आर्टिकल्स को भी पढ़ लें, आर्टिकल 39 जो कि DPSP में आता है, ये भी ये बोलता है आर्टिकल 39 कि जितनी भी मतलब फीमेल्स हैं, ठीक है, या कोई भी पुरुष है, उसको जीवन जीने के लिए पर्याप्त साधन, सफिशिएंट जो भी मतलब सर्विसेज हैं, सफिशिएंट जो भी टूल्स हैं, वो समान वेतन के अधिकार को सुरक्षित करते हैं। मतलब व्यक्ति को समान वेतन भी मिलना चाहिए, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष। ये आर्टिकल 39 कहता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में। तो ये सारी चीज़ों को अगर कंबाइन कर लें तो इक्वलिटी का मीनिंग बहुत ही वास्ट तरीके से समझा जा सकता है। अगले टर्म पे पहुंचते हैं जिसको हम बोलते हैं फ्रेटर्निटी। बंधुत्व की बात करते हैं कि बंधुत्व क्या होता है। ये सब इक्वलिटी को लेकर दी हुई डेफिनेशंस हैं कि क्या क्या इक्वलिटी है लोगों के अकॉर्डिंग। यहाँ फ्रेटर्निटी वर्ड पे पहुँचते हैं कि फ्रेटर्निटी क्या बताना चाहता है। देखिए, फ्रेटर्निटी का सिंपल सा मीनिंग ये लैटिन वर्ड फ्रेटर से आया है। फ्रेटर का मीनिंग होता है भाई, ब्रदर, मतलब भाईचारा, ठीक है, जिसको भाईचारा बोलते हैं। मतलब आज की डेफिनेशन में फ्रेटर्निटी एक तरीके से एसोसिएशन है इंडिविजुअल्स की, मतलब जहाँ पे सारे लोगों का सिमिलर इंटरेस्ट हो या सिमिलर प्रोफेशंस हो, वो अपने आप में भाईचारा कहा जा सकता है। समझते हैं कि आखिर फ्रेटर्निटी वर्ड्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर किस तरीके से चीज़ों को डिस्क्राइब करना चाहता है। देखिए, फ्रेटर्निटी भाईचारे की भावना कहलाती है। मतलब संविधान के अंदर जैसे हम जानते हैं कि सिंगल सिटीजनशिप होती है, सिंगल सिटीजनशिप होती है, मतलब भारत के हर व्यक्ति को एकल नागरिकता मिली हुई है। ये भी हमें बंधुत्व में ही तो बांध रहा है, भाईचारे में बांध रहा है ना। ये तो नहीं होता कि तुम गुजरात, तुम पंजाब, तुम यहाँ, तुम वहाँ, सब ऑल आर इंडियन, सब इंडियन है। तो एक तंत्र के माध्यम से हम भाईचारे की भावना को प्रोत्साहित कर रहे हैं। जैसे हमने सिंगल सिटीजनशिप रखी है, तो ये अपने आप में एक सिस्टम ही तो है जिसके थ्रू फ्रेटर्निटी को हम लोग बढ़ावे देने की कोशिश कर रहे हैं। मौलिक कर्तव्य पढ़ लो, आर्टिकल फंडामेंटल ड्यूटीज़ में आइए 51 का ए का जिसको बोलेंगे, इसमें ये कहा गया है कि हर एक भारतीय नागरिक का ये कर्तव्य है, ये उसकी ड्यूटी है कि वह रिलीजियस, लैंग्वेज, एरियाज अथवा किसी भी वर्ग से ऊपर सौहार्द को अपनाएगा। इन सारी चीज़ों को एक साइड रखकर एक सौहार्द, आपसी भाईचारा की भावना को प्रोत्साहित करेगा। ये आर्टिकल 51A में फंडामेंटल ड्यूटीज़ के अंदर डिस्कस किया गया है। हर किसी व्यक्ति की ये जिम्मेदारी है कि वो व्यक्ति जाति, धर्म, विशेष को एक साइड रखकर वह भाईचारे की भावना को ज़्यादा प्रोत्साहित करे, ये उसकी ड्यूटी है। तो प्रस्तावना ये कहती है, प्रेम्बल ये कहता है कि बंधुत्व में दो बातें सुनिश्चित होती हैं, दो बातें बिल्कुल इंश्योर हो जाती हैं। व्यक्ति का सम्मान, पहली चीज़ यहाँ से निकल के आती है फ्रेटर्निज्म में, रिस्पेक्ट, व्यक्ति का सम्मान। दूसरा, देश की एकता और अखंडता, यूनिटी इन डाइवर्सिटीज। तो ये दो चीज़ें जो दिखते हैं ना, हम रिस्पेक्ट और दूसरा यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ये सारी चीज़ें हमको एक तरीके से बंधुत्व की ओर ले जाती हैं, एक फ्रेटर्निटी की तरफ ले जाती हैं। ये चीज़ 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ये काफ़ी बार डिस्कस कर चुका हूँ मैं, जहाँ से DPSP को लाया गया है और काफ़ी सारी चीज़ों को जोड़ा गया है। जो अखंडता शब्द है, अखंडता शब्द को 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में जोड़ा गया था 1976। तो संविधान सभा की जो प्रारूप समिति थी, जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, उस ड्राफ्टिंग कमेटी के एक सदस्य थे KM मुंशी, जिनका डिस्कस मैं काफ़ी बार कर चुका हूँ। व्यक्ति के गौरव की बात उन्होंने कही कि हर व्यक्ति का रिस्पेक्ट होना चाहिए। संविधान ना केवल वास्तविक रूप से किसी भलाई या किसी लोकतांत्रिक तंत्र की मौजूदगी सुरक्षित करता है, बल्कि ये भी मानता है हर व्यक्ति का व्यक्तित्व, हर व्यक्ति की जो मतलब एक पर्सनल जो ट्रेट्स हैं वो पवित्र है और वो होली है। इस पर किसी भी व्यक्ति के गौरव को सुनिश्चित करने वाले मौलिक अधिकार होने चाहिए। मतलब एक तरीके से जो हम चीज़ देखते हैं कि फ्रेटर्निटी की जो बात करते हैं, नीति निर्देशक सिद्धांतों से ये बात निकल के आ जाती है कि हाँ, हम व्यक्ति जो है 51 का जो मैंने अभी बोला था कि फ्रेटर्निटी को प्रमोट करते हैं। इसके अलावा जो मौलिक कर्तव्य है
ये मैंने आपको बताई, मतलब हर नागरिक की जिम्मेदारी है कि वह अगर कोई फीमेल है, ठीक है, उसके गौरव को ठेस नहीं पहुंचाए, किसी भी मतलब एक तरीके की बैड चीज़ों में इन्वॉल्व ना हो, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें। जरूरी है कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी होनी चाहिए। सेकंड थिंग कि इस देश के अंदर फ्रेटर्निटी का होना जरूरी है, मतलब देश की एकता और अखंडता, दो शब्दों पर ज़्यादा ही बल दिया गया है। अखंडता शब्द जो बोलते हैं ना, अखंड मतलब जिसके टुकड़े ना हो उसको अखंड कहेंगे ना, यूनाइट हो। तो जो यूनिटी जैसे वर्ड्स आप देखते हैं, ये अपने आप में मनोवैज्ञानिक मीनिंग देखो, साइकोलॉजिकल तरीके से तो अलग ही मीनिंग रखता है। मतलब आर्टिकल 1 जहाँ पे ये लिखा है कि इंडिया अ यूनियन ऑफ स्टेट, वो भी तो आपको यही दिखाने की कोशिश कर रहा है हम सब एक हैं। आर्टिकल 1 में यही चीज़ बोली गई है। आर्टिकल 51A यही बात कहता है। मतलब ये आर्टिकल्स कहीं ना कहीं ये चीज़ें शो कर देते हैं, स्पष्ट कर देते हैं कि राज्यों को संघ से अलग होने का कोई भी अधिकार नहीं है। मतलब सारे लोगों का देश है, ऑल आर इंडियन पीपल। भारतीय संघ, इंडियन जो यूनियन है, इसको बदला नहीं जा सकता। मतलब इसकी जो प्रकृति है वो आपको अलग से ही दिखती है ना। तो इसमें कम्युनलिज्म या क्षेत्रवाद या जातिवाद, ये सारी चीज़ों को एक साइड रख दिया जाता है, और जबकि मेन चीज़ ध्यान दिया जाता है फ्रेटर्निटी पर। तो ये है इसका एक्चुअल मीनिंग कि फ्रेटर्निटी क्या होती है, जिसके बारे में हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये थे की एलिमेंट्स जो पाए जाते हैं आपके प्रेम्बल के अंदर, जिनके बारे में हमने बहुत ही ब्रॉडली डिस्कस किया कि ये की एलिमेंट्स क्यों ज़रूरी हैं, इनका क्या रोल है और कितना बड़ा रोल रखते हैं। एक बार मैं सारे की एलिमेंट्स आपको दोबारा से बता दूं, जहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था सॉवरेनिटी, सोशलिज्म के बारे में, डेमोक्रेटिक वर्ड्स के बारे में, रिपब्लिक क्या होता है, जस्टिस क्या है, इंडिपेंडेंस क्या है, इक्वलिटी क्या है और फ्रेटर्निटी क्या है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपके प्रेम्बल के अंदर दी गई हैं और उन सबको इस तरीके से डिस्क्राइब किया गया है। तो ये था आज का लेसन, जहाँ पे हमने समझा कि इन सब वर्ड्स के एक डीप मीनिंग क्या क्या हैं, क्या क्या चीज़ें हमको समझाई गई हैं, फ्रेटर्निटी क्या होती है। कल हम डिस्कस करने वाले हैं कि इसका रोल क्या है, मेन इंपोर्टेंस क्या देखने को मिलती है इस पूरी प्रस्तावना के अंदर। तो कल का एक छोटा सा सेशन और होगा जिसमें मैं आपसे डिस्कस करूँगा इस बारे में कि प्रस्तावना क्या है, इसका क्या एक बहुत बड़ा रोल है, क्या कोई एक बहुत बड़ा रोल प्रस्तावना प्ले करती है या नहीं करती है। वो चीज़ें तो आपको खुद ही ऑटोमेटिकली पता चल जाएंगी। लेकिन बाय द वे यहाँ पे फ्रेटर्निटी जो टर्म था वो मैं आपको लास्ट टर्म के रूप में डिस्क्राइब कर चुका हूँ। ठीक है, मिलते हैं एक लंबे से ब्रेक के बाद। कल फिर मुलाकात होगी इसी सेशन में, जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट्स द सिग्निफिकेंस ऑफ प्रियम्बल, व्हाई इट इज़ यूज एंड इट इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एक भाग के रूप में क्यों देखा जाता है जबकि इसको एक अलग से ऐड किया गया था। ये सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कल हम। तो मिलते हैं एक लंबे से ब्रेक के बाद। टाटा बाय बाय, सी यू। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, ताकि आने वाले समय में इससे भी अच्छी वीडियोस आपको मिल पाए और मुझे मोटिवेट करने की कोशिश कीजिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं एक लंबे से ब्रेक के बाद।